वेश्यावृत्ति बस उतनी ही नहीं है जितनी वेश्यालयों में देखी जाती है, और वेश्यावृत्ति कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है। तो जो पुरुष वेश्यालय जाते रहे अतीत में, उसका एक कारण ये भी रहा है कि घर की नारी को तो आपने बना दिया बिल्कुल आटे की लोंदी, उबला हुआ आलू। उसको ठीक से बात करना भी नहीं आता, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा चतुर, दक्ष, निपुण, कला संपन्न होती थी वेश्याएं। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत बहुत खतरनाक है, चुभ सकती है। हेलो आचार्य जी। जी। मेरा सवाल लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन को लेकर है। इंडिया में बहुत सारी जगह, जैसे दिल्ली में जीबी रोड है, या मुंबई में भी हमने एक मूवी में देखा था, तो कमाटीपुरा करके कोई इलाका है, तो वो लीगलाइज है प्रोस्टिट्यूशन को लेके। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इंडिया में ये चीज़ लीगल होना ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी बच्चियाँ, औरतें ये लिप्त ज़बरदस्ती करी जाती हैं। उनका मजबूरी हो जाती है या फिर रहना। और एज़ अ गर्ल मैं ये फ़ील करती हूँ कि उनके लिए ये ठीक नहीं है। और क्या इंडिया में इसका सरकार द्वारा लीगल किया जाना सही है, या इस पे मुझे आपके विचार जानने थे। क्या ठीक है ये? आप पूछ रहे हो क्या इसका लीगल होना ठीक है? उसके पहले कुछ और पूछा जाना चाहिए। हाँ, प्रश्न से पहले एक और आधारभूत प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए, ये नहीं कि क्या इसका लीगल होना ठीक है, क्या इसका होना ठीक है। लीगल होना ठीक है बात की बात है, लीगल इलीगल तो तब होगा ना जब पहले होगा। है क्यों, उस पर जाओ। और जो लोग इसको लीगलाइज करते हैं उनके पास तर्क यही होता है कि है ही, इसे रोक तो पाते नहीं, तो इससे अच्छा ये है कि इसे कानून के दायरे में, इन द एम्बिट ऑफ द लॉ, इसको ले आ दो। उनका तर्क ये होता है कि इससे वेश्याओं को कुछ कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। जो लोग इस काम में हैं, कम से कम ये एक फॉर्मल प्रोफेशन कहलाएगा, इससे उनको प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी मिल जाएगा। नहीं तो पुलिस वाले जाकर के उनको परेशान करते हैं, वो कहीं पर घोषित नहीं कर सकते कि वो काम क्या करते हैं। उनकी अगर औलादें हो गई तो उन औलादों को भी कोई मान्यता नहीं मिलती है। तो जिन लोगों ने लीगलाइज करा, भारत ने तो बहुत बाद में करा, पहले दूसरे देशों में हुआ दुनिया के, तो बहुत उस पर लंबी एक डिबेट चली है पहले कि ये क्यों लीगलाइज किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि लीगलाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग इस प्रोफेशन में हैं ही उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, ये उन्होंने कहा। उसके पीछे और भी मंसूबे होते हैं। अब जैसे कई जगहों पर तो सेक्स टूरिज्म ही है, तो उन्होंने लीगलाइज कर रखा है, वहाँ पे टूरिस्ट जाता है, सरकार को ये है कि टूरिस्ट आएगा तो उससे रेवेन्यू मिलेगी। ठीक है, मूल प्रश्न ये होना चाहिए ये चीज़ है ही क्यों। जब होगी ही नहीं तो लीगल इलीगल का सवाल ही खत्म हो जाएगा। ये क्यों है, ये सवाल होना चाहिए। और वो इसलिए है क्योंकि हम जानवर हैं जिनको मोरल होने का दंभ, अकड़, घमंड भी साबुत रखना है। बात समझ रहे हो? तो हमको ये कहना है, साहब देखिए, हम नैतिक लोग हैं और गृहस्थ आदमी हैं और घर पे पत्नी है, हम आदमी बुरे नहीं है, सब चल रही है व्यवस्था समाज के सामने। यही लोग हैं फिर जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शाम ढले अंधेरी गलियों में घुसते हैं। क्योंकि आप जो बन बैठे हो आप हो नहीं, आप बने बैठे हो कि मैं एक भला आदमी हूं। भला आदमी आप अपने आप को किस बिना पर घोषित कर रहे हो? कि मैं समाज के सब नियम कायदों का पालन करता हूं, देखो मैंने समाज के अनुसार गृहस्थ धर्म धारण करा है, मैंने वो सब करा है जो समाज मुझसे करवाता है, वो सब मैंने संस्कार लिए हैं जिन संस्कारों को मानने से कोई आदमी समाज में भला कहा जाता है। तो मैं भला हो गया ना, जितनी शर्तें थी, टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने सब पूरी कर दी ना, तो मैं अच्छा आदमी। अच्छे आदमी तो आप इस तरह से बन गए, पर अच्छे आदमी आप हो नहीं। अच्छा आदमी वो होता है
जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने अपनी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं कहां से आ रही हैं ये समझ लिया, सिर्फ वो अच्छा आदमी होता है। आप अच्छे आदमी हो नहीं, आप सिर्फ संस्कारी आदमी हो। और संस्कारी होने से ऊपर ऊपर आप अच्छे बन लो, भीतर ही भीतर जानवर अपने दांत दिखाता रहता है। फिर उसी जानवर के लिए सब वेश्यालय हैं। बात आ रही समझ में? देखो, जानवरों की दुनिया में वेश्यालय नहीं होते, और बुद्धों की दुनिया में भी वैश्यालय नहीं होते। जानवरों की दुनिया में वैश्यालय इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां किसी को भी नैतिक बनने का स्वांग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जानवर को जिससे सेक्स करना खुले में करेगा। आप जानवर को जाके बोलोगे छी, धूर्त, पापी, दुष्ट, राक्षस, अनैतिक, इमोरल, अधम, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा परे हटो, सेक्स करने दो। तो जानवरों की दुनिया में वेश्यालय नहीं होते, और बुद्धों की दुनिया में इसलिए नहीं होते क्योंकि बुद्धों को पता है कि शारीरिक वृत्तियां कहां से आती हैं। जिसको पता चल गया वो जीत गया। उसको अब ये सब नहीं करना पड़ेगा कि वो जाकर के पैसे देकर के किसी का शरीर खरीदे। सारे वेश्यालय न पशुओं में होते हैं, न बुद्धों में होते हैं। सारे वेश्यालय नैतिक गृहस्थों में होते हैं। संसार, शायद ही कोई देश होगा जहां पर वेश्यावृत्ति नहीं चलती। हां, कहीं पर वो कानूनन मान्य है और कहीं पर वो कानूनन अमान्य है। हर जगह वेश्यावृत्ति चलती है। बात समझ? क्योंकि हमने भले होने का, गुडनेस का पैमाना बना लिया है मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी नहीं। जब तक आप मोरल आदमी को वो सम्मान देते रहोगे जिसपे सिर्फ स्पिरिचुअल आदमी का हक है, तब तक वेश्यावृत्ति जैसी चीजें रहेंगी। ऊपर ऊपर के दो चार काम करके उसको लगता है कि वो समाज में इज्जत का हकदार हो गया, तो फिर वो चुपचाप धीरे धीरे अंधेरे में वो सब काम कर लेता है जो भीतर का उससे जानवर करवा रहा है, और चुपचाप इसलिए करता है ताकि इज्जत बनी रहे। वेश्यावृत्ति का इलाज अध्यात्म मात्र है। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होगे वेश्यावृत्ति चलेगी। वेश्यावृत्ति का अंत तो प्रेम मात्र से हो सकता है। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बहुत बहुत खतरनाक है, चुभ सकती है। वेश्यावृत्ति सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी आपको वेश्यालयों में दिखाई देती है। अगर पैसे के लिए तन को बेचना वेश्यावृत्ति है, तो ज्यादातर जो हमारे दफ्तरों में हो रहा है वो भी वेश्यावृत्ति ही है। पैसे के लिए शरीर को बेचना ही अगर वेश्यावृत्ति की परिभाषा है, तो कोई व्यक्ति अगर पैसे के लिए जाकर के अपनी इंटेलेक्ट को बेच रहा है, इंटेलेक्ट भी तो ब्रेन से आती है ना, ब्रेन भी तो शरीर का हिस्सा है। कोई अगर अपना ब्रेन बेच रहा है, तो यह बात वेश्यावृत्ति से सिद्धांततः कितनी अलग हुई बताइए। सुनने में बहुत लोगों को अजीब लगेगा, कहेंगे यार देखो, ब्रेन कोई सेक्स का हिस्सा तो है नहीं, तो ब्रेन को बेचने को प्रोस्टिट्यूशन कैसे कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं प्रोस्टिट्यूशन माने सेलिंग द बॉडी फॉर मटेरियल गेन, ठीक है ना। तो सेलिंग द बॉडी फॉर मटेरियल गेन ये तो वो लोग भी कर रहे हैं जो अपनी बॉडी लेके दफ्तरों में बैठ जाते हैं, वो भी तो अपनी पूरी बॉडी बेच रहे हैं सिर्फ मटेरियल गेन के लिए। प्रेम कहां है वहां पे? जहां प्रेम नहीं है वैसे हर रिश्ते में वेश्यावृत्ति ही तो है। तो इसलिए कह रहा हूं कि वेश्यावृत्ति का अंत तो सिर्फ अध्यात्म से हो सकता है, क्योंकि प्रेम तो अध्यात्म का एक काम है, विषय वस्तु है। प्रेम तो सिर्फ आध्यात्मिक आदमी के हिस्से की बात है ना। जहां प्रेम नहीं है वहां वेश्यावृत्ति होगी, तरह तरह से होगी। मुझे हीरो का हार दे दो, अच्छा हीरो का हार दे दिया, वो खुश हो गई, रात में दोनों ने सेक्स कर लिया। सुनने में फिर बड़ा भद्दा लगेगा, लेकिन ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं थी बताइए ना मुझे। उल्टा भी हो सकता है, पुरुष को कुछ दे दिया जो उसको चाहिए था, तो वो खुश हो गया और फिर दोनों ने सेक्स कर लिया। ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं है? यहां भी तो पेमेंट हुआ है। और पेमेंट हमेशा कैश में हो ये भी जरूरी नहीं होता, आप जानते ही हो। कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड। आपने किसी की तारीफ कर दी, जिस व्यक्ति की तारीफ कर दी वो खुश हो गया, सेक्स हो गया, ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं है? हियर द पेमेंट वाज नॉट इन कैश बट इन काइंड। किसी को नाइस वर्ड्स बोल दिए, खूब होता है, प्रेमी जन एक दूसरे को खूब
अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, मीठी मीठी बातें बोल दी, सेक्स कर लिया, ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं है? पेमेंट हुआ ना, पेमेंट तो हुआ ही है। या मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, छांव और सुरक्षा दूंगा और बदले में सेक्स करेंगे हम, ये वेश्यावृत्ति क्यों नहीं है? जहां कहीं भी प्रेम नहीं है वहां बलात्कार ही है। जहां कहीं भी प्रेम नहीं है वहां सौदेबाजी ही है। या तो बलात्कार जिसमें कि पेमेंट भी नहीं किया गया, या सौदेबाजी जहां पर एक ट्रांजैक्शन हो गया, आदान प्रदान, अदला बदली हो गई। अध्यात्म नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो यही सब घटिया हरकतें चलेंगी। एक कहानी है पुरानी, शायद बंगाल की ओर से, दुर्गा पूजा में वहां, आप जानते हैं ना क्या, एक प्रथा चलती है, पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, पर पहले थी। अभी पता करिएगा। बंगाल में पर्व से वेश्याओं का क्या संबंध रहा है पारंपरिक रूप से, और उसके पीछे एक बात है। बंगाल से ही कहानी है कि एक गृहस्थन थी, तो उसका जो पति था वो किसी वेश्या के यहां आया जाया करता था। तो ये जो पत्नी थी गृहस्थ, इसको बड़ा मोरल इंडिग्नेशन हुआ। मोरल लोगों में ना ये भाव बहुत रहता है, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं क्योंकि हम सब नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। तो ये फनफनाती हुई गई उस वेश्या के पास, बोलती है जो भी गाली गलौज करा होगा उसके साथ खूब करा। तो वेश्या बोलती है सुन, मैं तुझसे ज्यादा सदाचारिणी हूं। अब तो ये जो स्त्री थी एकदम पूरी ही जल भुन गई, नीचे से ऊपर तक आग ही आग। बोलती है एक तो तू वेश्या और ऊपर से बोल रही है कि तू सदाचार रखती है, और भी बोल रही है कि तू मुझसे ज्यादा सदाचार रखती है। तो वो बोलती है हाँ, मैं तुझसे ज्यादा पाक साफ हूं और मैं तुझसे कहीं ज्यादा, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो बोलती है कि मैं एक व्रता हूं तुझसे ज्यादा। तो ये जो पत्नी जी गई थी ये एकदम बोल रही कैसे बोल दिया ये वो। तो बोलती है ठीक है, मैं जिन इष्ट देव को मानती हूं मैं उनका आह्वान करती हूं कि वो आकर के फैसला कर दें कि ज्यादा सदाचारिणी मैं हूं कि तू है। तो कहानी बोलती है कि देवता प्रकट हुए और इन दोनों महिलाओं ने उनसे कहा बताइए हम दोनों में ज्यादा पवित्र कौन है? वो किसी की पत्नी है और ये वेश्या है खुली। तो देवता ने फैसला दिया कि ज्यादा पवित्र वो वेश्या है। क्यों? बोले एक बार में एक के साथ रहती है, जिसके साथ होती है उसके साथ पूरी तरह रहती है, और अगर सौदा करती है तो सौदा खुला और खरा करती है। तू जो सांसारिक महिला है तुझसे कहीं ज्यादा साफ तो ये वेश्या है, क्योंकि जिसके साथ होती है ये वेश्या उसके साथ पूरी तरह से होती है। दूसरी बात, अगर ये सौदा करती है तो सौदा खुला होता है, साफ साफ पता होता है कि सेक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे मिले हैं। सौदा तो तू भी करती है लेकिन तू सौदा छुपा के करती है, तू चोरी से करती है, तू सौदा करके भी दिखाती है जैसे प्रेम हो। वेश्या कम से कम ये नाटक तो नहीं करती कि प्रेम के कारण कर रही है। वेश्या स्पष्ट है कि यहां पैसा मिला है तो देह है। और देवी जी तेरे भी मामले में खेल तो यही चल रहा है कि आदान प्रदान तो तू भी कर रही है, सुख सुविधा पैसा और तमाम चीजों के लालच में तू भी सेक्स करती है, लेकिन तू बेईमानी और करती है इसके साथ में, तू छुपाती है, तू दिखाती भी नहीं कि असली बात क्या है। तो तुझसे भली तो ये वेश्या है।
समझ में आ रही बात है? वेश्यावृत्ति बस उतनी ही नहीं है जितनी वेश्यालयों में देखी जाती है। और वेश्यावृत्ति कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है, पुरुष भी सब वेश्या ही है। जो पैसे के लिए बिक गया, वो स्त्री हो कि पुरुष हो, वेश्या है। इसका तो अंत यही है, ये बोध साहित्य है, इसको आगे बढ़ाया जाए तो इंसान जानवर से थोड़ा आगे बढ़े, नहीं तो नाम का इंसान और भीतर से जानवर। ऊपर ऊपर से सभ्य, सुसंस्कृत, सम्माननीय, संसारी, और भीतर से वासना ही वासना। और वासना का ऐसा है कि उसे जितना दबाओगे उतना वो और ज्यादा फटती है। फिर उसी वासना के फटने के केंद्र बनते हैं वेश्यालय। इसमें एक पक्ष और भी रहा है, मैं उसकी ओर भी ध्यान दिलाऊंगा। अतीत में जो वेश्यालय रहे हैं वो सिर्फ देह की कामना पूरी करने की जगह नहीं रहे हैं, वो कलाओं के भी केंद्र रहे हैं। अब घर की नारी को तो आपने गाना वगैरह और नाचना मना कर दिया था, तो नाचने गाने का बहुत सारा काम वो ऐसी ही जगहों पर होता रहा है जिनको हम वेश्यालय बोलते हैं। बहुत सारी कलाएं उन्हीं लोगों ने बचा के रखी हैं। घर की नारी कहां घुंघरू बांधती है और कहां नाचती है। आप जिस चीज को वेश्याओं के साथ जोड़ते हो, उदाहरण के लिए एक शब्द मुजरा, मुजरा एक कला है, और वो कला संसारियों ने नहीं बचाई है। वो कला अगर बची हुई है तो वेश्याओं के बदौलत ही बची है। तो जो पुरुष वेश्यालय जाते रहे हैं अतीत में, उसका एक कारण यह भी रहा है कि घर की नारी को तो आपने बना दिया बिल्कुल आटे की लोंदी, उबला हुआ आलू। उसको ठीक से बात करना भी नहीं आता, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा चतुर, दक्ष, निपुण, कला संपन्न होती थी वेश्याएं। तो कुछ पुरुष वेश्यालय सिर्फ इंटेलेक्चुअल कंपनी के लिए भी जाते थे कि कहीं कोई ऐसी महिला तो मिल जाए जिससे दो ढंग की बातें करी जा सके, क्योंकि घर की महिला तो बिल्कुल ऐसे ही होती थी। उसको तो आपने बोल दिया, कहां पढ़ी लिखी होती थी महिलाएं कि तू तो घर में रहे और झाड़ू पोछा कर, तू ऐसे ही अपना घूम रही है, आटे का लोंदा, न कला, न ज्ञान, न श्रृंगार, कुछ नहीं। तो पुरुष को एक तरह से मजबूर होकर के वेश्यालय जाना पड़ता था। जरूरी नहीं कि उसमें जो उद्देश्य है वो सेक्स का ही हो। ये संगीत सुनने को मिलेगा, नृत्य देखने को मिलेगा, कोई सामने मिलेगा जिसमें कुछ विट होगी। तो एक वजह यह भी रही है, हमारी जो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही रही है ना, भारत नहीं दुनिया भर में, क्योंकि वेश्याएं तो दुनिया भर में रही हैं, वो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही, फिर बोल रहा हूं, स्पिरिचुअल ना होके मोरल रही है। और ये मोरालिटी बड़ा भारी नासूर होती है। ऐसे आदमी से बहुत बचिएगा जो स्पिरिचुअल नहीं है पर मोरल जबरदस्त तरीके से है। ये आदमी बहुत घातक होता है, आदमी हो औरत हो कुछ। भाई घर की नारी है कैसी, उबला आलू, उससे आप दो बातें नहीं कर सकते। पड़ोसन से बात करने पे मनाही है। पड़ोसन से बात कर रहा है, अरे पर नारी गमन कर रहा है क्या? समाज तो ऐसा है ना, अच्छे आदमी पराई औरतों से बात भी नहीं कर सकते, पर नारी से बात कर नहीं सकते। अपनी नारी बात करने लायक नहीं है, तो उसको अगर दो अक्षर ढंग की बात भी करनी तो क्या करे? तो ऐसे लोग जाते थे वेश्यालय। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा करते थे, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं उस बात का, मैं एक अतिरिक्त कारण भी बता रहा हूं कि यह कारण भी रहा है। जब तुम
सारी सांसारिक सामाजिक गृहस्थिनों को बिल्कुल बना दोगे डम्ब, उन्हें कुछ नहीं आता ना जाता कुछ नहीं, तो फिर क्या करेगा आदमी? आदमी जाता है इधर उधर। ये आदमी के जाने का समर्थन नहीं हो रहा है कि इतना सा आप 30 सेकंड का निकाल के लगा दो कि आचार्य जी वेश्यावृत्ति का समर्थन करते हैं। कारण बता रहा हूं कि क्यों चला है ये सब। फिल्मों में शुरू में काम करने वाली बहुत सारी जो नायिकाएं थीं, वो बहुत भद्र और संभ्रांत घरों से नहीं आई थीं। 1930, 1940, 1950 तक के दशक में, क्योंकि भद्र घरों की लड़कियों को मुंह खोलना ही नहीं आता था। वो एक्टिंग क्या करेंगी? वो डायलॉग ही नहीं बोल सकती, वो गाना क्या गाएगी? तब प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती थी। तब ये नहीं होता था कि आप यहाँ पे ऐसे लिपसिंग कर रहे हो और प्लेबैक चल रहा है। तब गाना भी खुद ही गाना होता था। वो सब रियल टाइम है, नाचो भी खुद ही, डायलॉग डिलीवरी भी करो। जो हमारी सो कॉल्ड तथा कथित भले घर की लड़की होती है, वो तो ऐसी उसकी श्रेष्ठता, उसकी क्वालिफिकेशन इसी में होती है कि गाय है, एकदम गाय, बोलती नहीं है, रंभाती है, और बछड़ा जनने और दूध देने के अलावा कुछ नहीं करती। जहां बांधो खूंटे से वहीं खड़ी हो जाती है। गाय है बिल्कुल बेटी हमारी। आज भी बहुत चलता है ये। लड़के वाले लड़की देखने आए तो किसी न किसी के मुंह से निकल ही जाता है, फूफी चचा ताऊ के मुंह से, अरे हमारी बिटिया तो बिल्कुल गाय है। गाय है तो बैल ही पैदा करेगी फिर। तो जो पूरा आर्टिस्टिक काम भी रहा है, हाँ, मैं सिनेमा की ओर इशारा करके एक उदाहरण दे रहा हूं कि आर्ट्स को भी बचाए रखने में हमारा जो नैतिक जगत है उसका कम योगदान रहा है, बल्कि जो बदनाम जगहें हैं उनका ज्यादा योगदान रहा है। नैतिक आदमी को तो हमने बना दिया कि जिसको मैंने, अरे, तो फिर किसी ने बोला था ऑल द इंटरेस्टिंग पीपल आर फाउंड इन हेल, क्योंकि नैतिक आदमी वो जिसकी जिंदगी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो क्या है? बिना नमक और बिना जीरे की दाल, ये नैतिक आदमी की जिंदगी है। और जब ऐसी तुम दाल घर में बनाओगे तो वो जाएगा ना रेस्टोरेंट में खाने। ऑल द इंटरेस्टिंग पीपल आर फाउंड इन हेल। 20 साल पहले की बात है, जब किंगफिशर एयरलाइंस अभी थी, बिल्कुल एकदम 20 साल पहले की बात है। तो मैं एक लड़की को जानता था। तब एक इंस्टीट्यूट चलता था एयर होस्टेस कोचिंग का, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, तो उसका बड़ा नाम था, नया नया। तो वो बोले लड़की कि मेरे माँ बाप बोलते हैं कि ये जब ये हो जाएगी तुम्हारी एयर होस्टेस ट्रेनिंग पूरी, तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस में ही जाना, और किंगफिशर में तो एकदम जाने को मना कर रखा है। तो बोल रही है कि मैं ये कर भी रही हूँ तो किंगफिशर में तो जॉब नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी जो स्कर्ट है ज़रा ऊंची होती थी एयर होस्टेस की। ये हमारे संस्कारी परिवार हैं। सानिया मिर्ज़ा भारत की सबसे अच्छी टेनिस खिलाड़ी रही हैं आज तक की, पुरुष महिला मिला करके सबसे अच्छी रही हैं। जो उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते, जो खासतौर पे सिंगल्स में आप उनकी रैंकिंग देखोगे तो वो तो किसी भी पुरुष खिलाड़ी से ऊपर से की रही है इधर पिछले 10-20 सालों में। अब आप पीछे चले जाओ, विजय अमृतराज के समय में, वो अलग चीज है। लेकिन पीछे पड़ गए हम सानिया मिर्जा के कि स्कर्ट पहन के खेलती है। आंदोलन ही चला दिया था कि इसको बोलो कि ये पैंट पहन के खेला करे। उदाहरण बताते थे, उस समय पे कोई महिला खिलाड़ी थी किसी अरब देश की या कहीं की,
तो वो पूरा पैंट वगैरह पहन के ही टेनिस खेलने कहीं आगे नहीं बढ़ पाई। पैंट पहन के तुम टेनिस खेल क्या आगे बढ़ोगे? पर कहते थे ये क्यों नहीं पहनती है, ये जांघें क्यों दिखाती है? ये हमारी मोरालिटी है, ये हमारे संस्कार हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की सिंगल्स में भी टॉप 50 में घुस गई है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की ग्रैंड स्लैम चैंपियंस को हरा रही है और डबल्स में ग्रैंड स्लैम जीत भी रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसकी जांघें दिखती हैं। और यही जो जांघें देखने वाली आंख है ना, यही फिर वेश्यालयों में पाई जाती है। यही लोग हैं जिन्हें लड़कियों में बस जांघें दिखाई देती हैं, यही फिर जा जाके वेश्यालयों में बैठते हैं। इन्हें ना उसका फोरहैंड दिख रहा, ना बैकहैंड दिख रहा, ना सर्विस दिख रही, ना टॉप स्पिन दिख रही। इनको बस थाइज एंड ब्रेस्ट्स दिखाई देते हैं, पूरी उसकी हस्ती में इतना ही। इन सब बातों का रिश्ता समझो। भारत से जो पुरुष तैराक हैं वो तो फिर भी कुछ अच्छे निकलने शुरू हो गए थे। मैं बच्चा था उस समय भी खजान सिंह का नाम आता था। पर भारत से कितनी अच्छी महिला तैराकों का आपने नाम सुना है? कैसे निकलेगी? वो जैसे ही स्विम सूट पहनेगी वैसे ही ये सब जितने लोग हैं जांघें देखने वाले, ये सक्रिय हो जाते हैं। अच्छी साइकिलिस्ट कैसे निकलेगी? आपको पता है अमेरिका की आप कभी भी मेडल टैली देखिएगा ओलंपिक्स में, उनके आधे से ज़्यादा मेडल्स महिलाएं जीतती हैं। आपको पता है अमेरिका नंबर एक के बाद एक ओलंपिक में क्यों रहता है? अपने मेल एथलीट्स की वजह से नहीं, अपने फीमेल एथलीट्स की वजह से। जब यूएसए यूएसएसआर राइवलरी चलती थी ना, तो वो राइवलरी ओलंपिक्स में भी खूब दिखाई देती थी। और ये कोल्ड वॉर का हिस्सा होता था कि ओलंपिक्स में नंबर 1 पे कौन रहेगा। ये भी कोल्ड वॉर की बात है कि यूएसए रहेगा कि यूएसएसआर रहेगा। मेल एथलीट्स यूएसएसआर के आगे रहते थे, फीमेल यूएसए की। वो आज भी चल रहा है। आप आज भी खोलिएगा और देखिएगा कि ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल अमेरिका के कहाँ से आते हैं, उनकी फीमेल एथलीट्स लेके आती हैं। इसलिए वो अमेरिका है, इसलिए उनके पास दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सबसे अच्छी कंपनीज़ हैं। इसलिए दुनिया का हर आदमी अमेरिका में बसने को आतुर रहता है, क्योंकि वहाँ वो आँख नहीं है जो महिला के जिस्म में बस उसकी जांघें और स्तन देखे। और अगर उन्हें देखना होता है तो बोल के देखते हैं। वहाँ ये नहीं करा जाता कि टेनिस प्लेयर वहाँ पर कोई है कि आंद्रे अगासी के साथ स्टेफी ग्राफ है तो उसको भी ऐसे ही देख रहे हैं। जिसका देखना है वहाँ बोल के देखेंगे। वो एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वहाँ भी चलती है, पर उनके ऊपर संस्कारों का इतना जबरदस्त बोझ नहीं है। महिला और पुरुष के संबंधों को, अब आखिरी बात, मैंने बहुत बकवास कर ली। महिला पुरुष के संबंधों को जितना असहज बना दोगे ना, वेश्यावृत्ति जैसी बीमारियां उतनी बढ़ेंगी। सहज संबंध रहने दो ना। और संबंध सहज ऐसे नहीं हो जाएंगे कि लड़का पैदा हुआ लड़की पैदा हुई तो वो उनमें सहज संबंध हो ही जाएंगे। उनको सही शिक्षा दो, उनके संबंध सहज रहेंगे। जब तक लाइफ एजुकेशन नहीं दोगे, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ नहीं दोगे, तब तक लड़का लड़की का रिश्ता सहज नहीं हो सकता। क्योंकि लाइफ एजुकेशन के बिना लड़का लड़की को लड़की की तरह देखेगा कि ये लड़की है। उसकी आंख में क्या भरा रहेगा? जेंडर आइडेंटिटी, ये तो लड़की है। और लड़की भी लड़के को लड़के की तरह देखेगी, उसकी भी आंख में वही जेंडर आइडेंटिटी भरी रहेगी, लड़का है। वो फिर आपस में कभी भी सहज नहीं हो सकते। एक ऑकवर्डनेस रहती है, उसी ऑकवर्डनेस को हम अट्रैक्शन बोल देते हैं। उन्हें नॉलेज ऑफ द सेल्फ दो, उन्हें नॉलेज ऑफ लाइफ दो, फिर वो आपस में ठीक ठाक रह लेंगे। उनके सब तरह के संबंध ठीक हो जाएंगे, उनके सेक्सुअल संबंध भी ठीक हो जाएंगे, सब वेश्यालय बंद हो जाएंगे। और आदमी में जो इतना काम का बुखार चढ़ा रहता है वो सब उतर जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में करने के लिए और बहुत खूबसूरत काम है भाई, सेक्सी थोड़े ही है सिर्फ। वो तो आप उसको इतना दबाते हो कि वो सर पे चढ़ के बोलने लग जाता है। विषयवासना और जिकर जन्म गवाया बार, विषयवासना
जन्म गवाया बार, अब पछतावा क्या करे, निज करनी कर याद रे साधो, निज करनी कर याद। माया छाया एक सी, बिरला जाने को, माया छाया एक सी, बिरला जाने को। भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए रे साधो, सम्मुख भागे सोए। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। तो मेरा नाम कृष्ण है और मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और मैं आचार्य जी को लगभग 10-11 महीनों से सुन रहा हूँ और गीता सेशन में 7 महीनों से जुड़ा हूँ। बाकी अब वेदांत सेशन से भी जुड़ गया और बदलाव आ रहा है जीवन में, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अपने बारे में जाना है और जो भी भाव उठते हैं उनके बारे में देखता रहता हूँ क्या चल रहा है मन में। आज से सीख ये है कि नचिकेता पूछ रहे हैं यमराज से कि मरने के बाद आत्मा होती है क्या? तो असलियत में तो ये प्रश्न होना चाहिए कि मरने से पहले आत्मा होती है क्या? तो ये पता चलता है कि मरने से पहले तो अहम ही होता है, जो आत्मा बना रहता है, माने जिसे जीवात्मा बोलते हैं। और अगर आत्मा को जानना है तो ये भूल जाना है कि आत्मा है क्या। इसी से रिलेटेड है गीता का काव्यात्मक अर्थ। आत्मा अपनी प्रकृति पर आई, ध्यान दे और जान ले, आत्मा से प्रेमी तो धर्म है, प्रेम भले ही प्राण ले। सूरा सोई सराये, लड़े मुक्ति के, पुरजा पुरजा कट मत पड़े, तो भी न छाड़े खेत कबीरा, तो भी न छाड़े खेत।